सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी तो सपना ने कसमसाकर अंगड़ाई सी ली। अध खुली आंखों से देखा कि आसमान पर लाली छाई हुई थी। सूरज अभी निकला नहीं है, पर सास का सूरज पहले से ही सिर पर चढ़कर बोल रहा है। उन्हें खुद नींद नहीं आती और ना ही किसी और को सोने देती है। यह सोचते हुए सपना को अपनी सास से खींच हो रही थी। आज उठने में जरा सी देरी हो गई तो सास चिल्ला रही थी, परंतु कल जब उसे नींद नहीं आ रही थी और वह जल्दी उठ गई थी तो कमरे में काफी देर लेटी रही, लेकिन दोबारा नींद नहीं आई। अभी सुबह के 5 बजे थे। सपना अपने लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। खटर पटर की आवाज से सास की नींद भी टूट गई थी तो वह बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? बहू, घर में गिने चुने 4 ही तो सदस्य हैं। तुझे कौन से बहुत बड़े टावर के लिए खाना बनाना है? परंतु सास की बात सुनकर सपना को गुस्सा आ रहा था। आखिर ये चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। इन्हें तो बोलने का बहाना चाहिए। बस सपना पिछले 2 महीने से अपने ससुराल में रह रही है, पर उसके ये 2 महीने 2 युगों के समान गुजरे हैं। अभी तो उसके पतिदेव को विदेश से आने में 4 माह और लगेंगे, तो इतना लंबा समय कैसे कटेगा? सपना को शुरू से ही संयुक्त परिवार से एक खास तरह का कीचड़ था। माता पिता ने भी अपनी बेटी के स्वभाव को देखते हुए इस बात का खास ख्याल रखा कि लड़का चाहे देखने में 19 हो, लेकिन वह सरकारी नौकरी पर होना चाहिए और माँ बाप से दूर नौकरी करता हो। सपना को सास, देवरानी, जेठानी का कोई झमेला नहीं चाहिए था। इसलिए देव को देखते ही उसके घर वालों ने पसंद कर लिया था। देव का छोटा सा परिवार था, माँ, बाबूजी और एक छोटी बहन। देव घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में प्रवक्ता था। देव को पहली नज़र में ही सपना के पिताजी ने पसंद कर लिया था। शादी के बाद सपना 8-10 दिन तक ससुराल में रही थी। इन चंद दिनों में सास का थोड़ा बहुत स्वभाव उसके सामने उजागर हो गया था। ससुर जी गंभीर स्वभाव के, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले थे। वे ज्यादा बोलते बतियाते नहीं थे, पर उनकी सारी कसर सासू माँ पूरी कर देती थीं। सासू माँ थोड़ी तेज तर्रार थीं। सारा दिन बकबक करना उनकी आदत थी। ससुर जी भी उनकी इस आदत से अक्सर चिढ़ जाते थे। घर में सभी सदस्य सासू माँ की बातों को विशेष तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह बेवजह बड़बड़ाती हैं। 10 दिन बाद ही देव अपनी नौकरी पर वापस लौट आया तो साथ में सपना भी चली गई। देव को कॉलेज के पास ही फ्लैट मिला हुआ था। सपना ने शुगर हाथों से जल्दी अपनी गृहस्थी जमा ली थी। देव भी अपने पिता की तरह ही अंतर्मुखी, धीर और गंभीर स्वभाव का लड़का था। सपना कई बार सोचने लगती कि परिवार में कैसा विरोधाभास है। एक इतना बोलता है तो दूसरा इतना गंभीर। सपना मुस्कुराती रहती कि न जाने ससुर जी ने कैसे उम्र भर सासू माँ को झेला होगा। बेचारे, सासू माँ से बहस करने की बजाय वे हमेशा चुप रहते हैं। सपना की शादी को भी 3 माह हो चुके थे कि देव को उसके विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव मिल गया। देव ने घर आकर सपना को यह खुशखबरी सुनाई और बोले, सपना, तुम्हारे कदम बड़े शुभ हैं। मेरा बहुत दिनों से अटका हुआ काम हो गया है। 6 माह के लिए तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना। उनका भी बहू के साथ रहने का चाव पूरा हो जाएगा। मैं फेलोशिप पर विदेश जा रहा हूँ। वहाँ होटल में रहकर ही मुझे कुछ शोध कार्य पूरा करना है। मुझे अकेले ही विदेश जाना होगा। 6 महीने पलक झपकते ही निकल जाएंगे। सपना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर उसे सास ससुर के साथ रहना होगा। 1 माह के भीतर ही देव जर्मनी चला गया। जाते समय देव ने सपना को समझाते हुए कहा, माँ का स्वभाव तेज तर्रार है, पर तुम उनकी बातों को दिल पर मत लेना। 6 महीने आराम से कट जाएंगे। देव की बात सपना ने गांठ बांध ली थी। सासू माँ कुछ भी कहती, वह अपना मुंह बंद ही रखती थीं। सासू माँ की कड़वी बातों को सुनकर कई बार सासू माँ की छोटी छोटी बातों पर हिदायत देना टोकना सपना के लिए असहनीय हो जाता था। अलार्म की टन-टन करने से घंटी बजी तो सपना चौंक पड़ी। हे भगवान, 6 बज गए। उसने सोचा, अभी तो सासू माँ को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा।
सपना जल्दी से उठी, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। तब तक 7 बजने वाले थे। ससुर जी और ननंद को 8 बजे घर से निकलना होता है। ननंद रिद्धि ने आकर कहा, भाभी जल्दी नाश्ता बना दो, 1 घंटा। सासू माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, बहू जरा जल्दी उठ जाया करो, मैं तो गठिया के मारे उठ ही नहीं पाती। अब सब कामों को देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले अंधेरे में ही सारा काम कर लेते थे। क्या मजाक है कि सास को कोई बात बोलने का मौका मिले। तभी ससुर जी गुस्से से बोले, हो गया तुम्हारा भाषण शुरू, अभी तो 7 ही बजे हैं और हमें घर से निकलने में पूरा 1 घंटा बाकी है। सब हो जाएगा, सासू माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली। तुम तो चुप ही रहो, पहले बेटी को सिर चढ़ाया हुआ है और अब बहू को भी सिर पर बैठा रहे हो। तुम्हें हम औरतों के बीच में बोलने की क्या जरूरत है। सपना चुपचाप पराठे सेकती रही। ननंद रिद्धि ने तब तक चाय तैयार कर ली। 2 कपों में चाय डालते हुए उसने कहा, कभी माँ मौन व्रत रखें तो मज़ा आ जाए। सपना के होठों पर मुस्कान तैर गई। रिद्धि पर भी सासू माँ दिन रात बरसती रहती थीं। कभी कॉलेज से आने में देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती हैं और प्रश्नों की बौछार कर देती हैं। देर क्यों हुई, घर पर बताया क्यों नहीं, न जाने कितने सवाल एक ही सांस में पूछ लेती हैं। ससुर जी और ननंद चले गए। तब सपना काम निपटाकर नहाकर आराम करने अपने कमरे में चली गई। पड़ोस की सरला जी सासू माँ का हालचाल जानने आई हुई थीं। सपना चाय बनाने लगी। कांच का गिलास निकालते समय जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर गिर गया। सासू माँ चिल्लाकर बोली, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, इतने पैसे नहीं हैं जो रोज़ रोज़ नए सेट खरीदते रहें। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। सपना जल भुन गई। सासू माँ चुप नहीं रह सकती थीं। बाहर वालों के सामने भी वह बेइज्जती करती रहती थीं। मैंने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात सास की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। अगली दिन सुबह सपना खाना परोस रही थी। दही ठीक से नहीं जमी थी तो सासू माँ बोल पड़ी, तुमने दूध बहुत ठंडा कर दिया होगा या फिर अच्छे से ढका नहीं होगा, तभी तो दही नहीं जमी। मेरे देव को दही खाने का बहुत शौक है, पर पता नहीं तुम उसे वहां दही खिलाती भी होगी या नहीं। ससुर जी ने कहा, अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरेगी। हमें तो सब चलेगा, परंतु अगर तुम्हें खानी है तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार ही नाराज हो रही थीं। हो जाता है, बच्ची है, एक आध बार काम सही से ना हो तो तिल का पहाड़ मत बनाया करो। सासू माँ का ससुर जी के साथ बहू की तरफदारी में बोलना अच्छा नहीं लगता था। वह खिसियाकर बोली, लो और सुनो, सिर पर चढ़ा लो, मेरा बोलना तो किसी को सुहाता ही नहीं, सही कहूं तो भी गलत ही नजर आता है। रोज रोज की चिकचिक से सपना तंग आ चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर सासू माँ ससुर जी से बहस करने लगती थीं, क्योंकि वे अक्सर बहू की तरफदारी में बोलते थे। सासू माँ को यह हरगिज गवारा नहीं था। सपना ने मन बना लिया कि 2 महीने तो जैसे तैसे कट जाएंगे। अब और नहीं रहा जाएगा मेरी सहन शक्ति, अब खत्म हो गई है। हर बात पर टोका टाकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुनूं मैं, जब मैं भी इंसान हूं। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैंगन ठीक से नहीं भुने, तो कभी सब्जी में तरी कम है तो कभी तेल ज्यादा, तो कभी चाय में चाय पत्ती ज्यादा डाल दी जाती है। हर बात में मैन में निकालती रहती हैं। बर्दाश्त करने की एक हद होती है। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अभी भैया को फ़ोन करती हूँ, देव को भी कह दूंगी कि बाकी के 4 महीने मैं अपने मायके में ही रहूंगी। यह सोचते हुए आज रात सपना को नींद आ गई। अगले दिन सुबह कानों में आवाज़ पड़ी, उठो बहू। सुबह हो गई, उठने लगी तो अचानक चक्कर से शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। हल्की सी ठंडक से पूरा शरीर सिहर उठा, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर से लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सासू माँ कमरे में आईं। सपना के माथे पर हाथ रखकर देखा तो चौंक गई। सासू माँ चिल्लाकर बोली, अरे जल्दी जाओ,
डॉक्टर को बुलाकर लाओ, बहू का माथा बुखार से तप रहा है। ससुर जी भुनभुनाते हुए कमरे में आए और बोले, अब क्या आफत आ गई? हमेशा दहाड़ती रहती हो, कभी तो चैन से सांस लेने दिया करो। सासू माँ जरा शांत स्वर में बोली, बहू को तेज बुखार है। डॉक्टर ने सपना जल्दी से जाकर जांच की और बोली, तेज बुखार है और यह गर्भवती भी हैं। इनके विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये ठंड का बुखार है, इस हालत में तेज कैप्सूल भी नहीं दे सकते, इसलिए समय समय पर हल्की अदरक तुलसी दूध में डालकर पिलाती रहिएगा, तबीयत में जल्दी सुधार हो जाएगा। सासू माँ ने पूरी एहतियात बरती, एक एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखा। सपना के बीमार होने पर रसोई की जिम्मेदारी अब ननंद रिद्धि को सौंप दी गई और स्वयं बहू की देखरेख में लग गईं। रात को अपनी चारपाई सपना के कमरे में ही उठा लाई। थोड़ी थोड़ी देर बाद माथे पर हाथ रखकर यह पुख्ता करती रहीं कि कहीं बुखार ज्यादा तो नहीं। बार बार दूध पिलाती रहीं। दूध, फल, मेवा, पौष्टिक खिचड़ी, हर चीज की दुकान लगाकर रख दी। सासू माँ के सामने एक नया रहस्य खुला था। ससुर जी आए तो खाने पीने की लिस्ट थमाते हुए बोले, अजीब लड़की है। अरे, मैं मानती हूं कि मैं सास हूं, परंतु सास भी तो माँ ही एक होती है। मुझे बताया ही नहीं कि मैं दादी बनने वाली हूं। मैं भी अनजाने में घर का सारा काम इसी से करवाती रही। आजकल की बहुएं तो सास के दिल को कभी समझ ही नहीं पाती। इसके बाद सासू माँ ने सपना की देखभाल में दिन रात लगा दी। 2 दिनों में ही बुखार भी छूमंतर हो गया। अब सासू माँ रिद्धि पर चिल्लाती रहती थीं, इतनी बड़ी हो गई पर खाना बनाने की अक्ल नहीं आई। गोभी की सब्जी में पानी तैर रहा है, दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियां बन गई हैं। 1000 बार कहती थीं, जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाकर कुछ सीख जाओगी, तो ननंद कहती, माँ शुरू हो गई तुम, एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण भी सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद बना लिया करो। सासू माँ भी बड़बड़ा कर रहती थीं। आजकल के बच्चों को समझाना मुश्किल है। सपना अपनी सास का यह रूप देखकर चकित भी थी, साथ ही साथ उसे आंतरिक खुशी भी महसूस हो रही थी। सासू माँ उसे खुद अपने हाथों से दवाइयाँ देती थीं। रात भर माथा छू छू कर बुखार चेक करती रहीं। अपनी सासू माँ की अपने प्रति इतनी चिंता देखकर वह हैरान रह गई। बड़बोली, सास में इतनी फिक्र और इतना प्रेम छिपा होता है। यही बात सपना अब समझ पा रही थी। 4-5 दिन बाद सपना का बुखार और कमजोरी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। दवा, दूध, खिचड़ी, फल, सब कुछ सासू माँ अपने हाथों से उसे बनाकर देती थीं। कई बार सपना को ऐसा लगता कि जैसे उसकी अपनी माँ उसके सिरहाने बैठी हैं। दोपहर बाद सरला आंटी आईं। सपना के माथे को छूकर पूछीं, बुखार तो नहीं है? सपना ने कहा, जी आंटी, कल से बुखार नहीं है, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। इसके बाद सासू माँ और सरला आंटी बाहर अपने आंगन में बैठ गईं। सरला आंटी बोलीं, आजकल की बहुएं छुई मुई सी नाजुक होती हैं। हम भी तो भरी सर्दी में काम किया करते थे, इन्हें तो सिर्फ घर का काम है। हम तो खेतों में काम करते थे, पर हमें तो कभी बुखार नहीं चढ़ा। फुसफुसाते हुए बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना बनाकर पड़ी है। आजकल की बहुओं को तुम जानती नहीं, ऐसी ही होती हैं, नखरेबाज। सपना के कानों में सासू माँ की तीव्र आवाज सुनाई पड़ी, बस करो सरला, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मेरी बहू के बारे में आगे कभी ऐसी बातें मत करना। तुमने कभी अपनी बहुओं का दुख दर्द नहीं समझा, तभी तो तुम्हारे घर में हमेशा खटपट रहती है। बहुएं भी तो हाड़ मांस की बनी होती हैं, सरला आंटी ने कहा। सासू माँ का यह 2 टुक जवाब सुनकर सरला आंटी एक पल भी नहीं रुकी और खिसियानी सी होकर अपने घर चली गईं। सासू माँ के अंदर गुस्सा भरा था। आज तो बोल दिया है, आगे से मेरी बहू के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना। सपना अपने कमरे में लेटी रही, हैरान थी। आज तक वह अपनी बड़बोली सास को कभी समझ नहीं पाई थी, परंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे उसे अपनी माँ मिल गई हो। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।